नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जैतारणी की तरफ से ई क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत बिजोलिया की पृष्ठभूमि, बिजोलिया की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा बिजोलिया में किसान आंदोलन के प्रारंभ होने के कारणों का अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो में हम बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का प्रथम व्यापक, सर्वाधिक संगठित तथा सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था। इस आंदोलन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम चरण 1897 ईस्वी से 1915 ईस्वी, जब इसका नेतृत्व स्थानीय किसान नेताओं द्वारा किया गया। द्वितीय चरण 1916 से 1922 ईस्वी के मध्य, जब इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में हुआ तथा यह आंदोलन राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़ गया। तीसरा चरण 1921 से 1941 ईस्वी, जब इसका नेतृत्व हरिभाऊ उपाध्याय व माणिक्यलाल वर्मा ने किया तथा इस आंदोलन का पटाक्षेप हुआ। जहां तक प्रथम चरण की बात है, इसमें समय समय पर किसानों द्वारा अपना विरोध प्रदर्शन किया गया। हम जानते हैं कि बिजोलिया के जागीरदारों तथा वहां के किसानों के मध्य प्रारंभ में सौहार्दपूर्ण संबंध थे और यह संबंध राव गोविंददास के समय तक चलते रहे। किंतु 1894 ईस्वी में बिजोलिया के नए राव किशन सिंह ने जागीरदार बनने के पश्चात जागीर प्रबंधन और किसानों के प्रतिनिधि में परिवर्तन किए। इन परिवर्तनों के अंतर्गत जागीर के पुराने प्रभावशाली प्रशासकों व कर्मचारियों को हटाकर नई नियुक्तियां की गई, ताकि कर्मचारी किसानों से अधिक लगान वसूल कर सके। नए पटेल नियुक्त किए गए। समय समय पर आवश्यकता अनुसार अस्थायी तौर पर ली जाने वाली लागतों को नियमित और स्थायी कर दिया गया। इस कारण से परंपरागत संबंधों में संतुलन की स्थिति समाप्त हो गई और इसने किसान असंतोष को जन्म दिया। इसी असंतोष की अभिव्यक्ति करने के लिए किसानों को अचानक से एक अवसर भी उपलब्ध हुआ। 1897 ईस्वी में बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसान गंगाराम धाकड़ नामक एक किसान के पिता की मृत्यु भोज में शामिल होने के लिए गिरधारीपुरा गांव में एकत्रित हुए थे और उन्होंने वहां पर असहनीय लगान और लाग बागों के बोझ से राहत पाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। उस समय उन्होंने निर्णय लिया कि बेरीसाल गांव के नानजी पटेल तथा गोपाल निवास के ठाकरी पटेल के नेतृत्व में किसानों का 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा फतेह सिंह के पास न्याय प्राप्त करने हेतु जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल ने 8 माह के निरंतर प्रयासों के उपरांत महाराणा से भेंट करने में सफलता प्राप्त की तथा उन्हें किसानों की समस्याओं और शिकायतों से अवगत कराया। इस पर महाराणा ने राजस्व अधिकारी हामिद हुसैन को किसानों की शिकायतों की जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा। हामिद हुसैन ने अपनी रिपोर्ट किसानों के पक्ष में दी, किंतु राज्य सरकार ने उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। जागीरदार को चेतावनी देने के साथ साथ 1-2 लागतें कम करने को कहा गया, किंतु जागीरदार ने इसे अपनी सत्ता के प्रति किसानों की चुनौती के रूप में लिया और किसानों के इस
विरोध को शक्ति के द्वारा कुचलने का प्रयास किया। बिजोलिया के ठाकुर कृष्ण सिंह ने नानजी तथा ठाकरी पटेल को ऊपरमाल से निष्कासित करवा दिया। इसके अलावा उन्होंने कूटनीति से किसानों के संगठन को कमजोर किया। उसने कुछ किसानों को अपना अंगरक्षक, पटेल आदि बना लिया। इस प्रकार बिजोलिया के किसानों के द्वारा किया गया पहला प्रयास असफल रहा। 1899-1900 ईस्वी के भयंकर दुर्भिक्ष ने किसानों की स्थिति को अत्यंत दयनीय कर दिया। किंतु इस दयनीय स्थिति में भी राव कृष्ण सिंह ने 1903 ईस्वी में एक नया कर लागत के रूप में चमरी कर लगाया, जिससे किसानों में अत्यधिक असंतोष उत्पन्न हुआ। चमरी कर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपए, कुछ इतिहासकारों के अनुसार 5 रुपए ठिकाने में जमा करवाना पड़ता था। फिर वर के लिए राव के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। ऐसा करने पर ही वर कन्या को विदाई दी जा सकती थी। यह कर किसानों के लिए आर्थिक दृष्टि से भार स्वरूप तथा सामाजिक रूप से अपमानजनक था। किसानों ने इसका मूक विरोध करने का निश्चय किया। उन्होंने कुछ समय तक अपनी कन्याओं का विवाह नहीं किया तथा 1904 ईस्वी में किसान अपनी लगभग 150 से 200 विवाह योग्य कन्याओं को लेकर राव के समक्ष उपस्थित हुए तथा उन्होंने चमरी कर से मुक्त करने की विनती की। इस अवसर पर राव ने उपेक्षापूर्ण स्वर में किसानों से कहा कि चमरी कर समाप्त नहीं हो सकता, इन लड़कियों को बेचकर चमरी कर जमा करा दो। जागीरदार के इस वचन से किसान अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने यह प्रण लिया कि जिस जगह का शासक उनकी कन्याओं को बिकवाता है वहां अन्न जल ग्रहण करना भी पाप है, और वो बिजोलिया जागीर को छोड़कर पड़ोसी सीमावर्ती जागीर ग्वालियर राज्य की सीमा में पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने अन्न जल ग्रहण किया। किसानों का यह आंदोलन एक असामान्य घटना थी और इसने जागीरदारों की सत्ता को चुनौती दी। एक प्रकार से यह किसानों द्वारा किया गया असहयोग आंदोलन था। इससे बिजोलिया ठिकाने को भारी आर्थिक नुकसान की संभावना थी। अतः राव कृष्ण सिंह ने किसानों के पास पहुंचकर क्षमा याचना की और किसानों को वापस ग्वालियर राज्य की सीमा से बिजोलिया में ले आया। इसके साथ ही उसने कुछ रियायतों की घोषणा भी की, जिसके अंतर्गत उसने भू राजस्व 1/2 के स्थान पर 2/5 भाग अर्थात लगभग 40% कर दिया। इसके अलावा उसने चमरी कर को तथा सिंगोटी लाख को समाप्त करने की घोषणा की। इस घटना ने किसानों के भावी असहयोग व अहिंसात्मक आंदोलन की भूमिका को तैयार कर दिया। किंतु किसानों को यह सुविधाएं अधिक समय तक नहीं मिली, क्योंकि 1906 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह के निसंतान देहांत हो जाने के पश्चात उनके नजदीकी रिश्तेदार कामा के ठाकुर पृथ्वी सिंह को बिजोलिया का नया राव बनाया गया। उसने 1904 में दी गई सभी रियायतों को समाप्त कर दिया। राव कृष्ण सिंह के समय जहां किसानों को चमरी कर के रूप में एक नई लागत का सामना करना पड़ा था, वहीं ठाकुर पृथ्वी सिंह के समय जागीरदारों से तलवार बंधाई के रूप में एक नई लागत उनके ऊपर डाल दी गई। उस समय मेवाड़ सरकार द्वारा बिजोलिया के ठिकानेदार से तलवार बंधाई के रूप में
60,000 रुपये लिए जाते थे। इसके अलावा ठाकुर पृथ्वी सिंह ने किसानों पर नए कर लगाए, पुराने करों में वृद्धि कर दी तथा उन्हें कठोरता से वसूलना शुरू कर दिया। राव की इस कठोर तथा अन्यायपूर्ण नीति से तंग आकर किसानों ने साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव तथा फतेहलाल चारण के कहने पर अथवा उनके नेतृत्व में मार्च 1913 में किसानों का समूह राव से मिलने के लिए बिजोली आया, किंतु राव ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर किसानों ने निर्णय लिया कि वे उपरमाल की भूमि को पड़त रखेंगे तथा परिवार के निर्वाह योग्य अनाज उत्पन्न करने के लिए मेवाड़ की खालसा भूमि तथा पड़ोसी राज्य ग्वालियर व बूंदी में जाकर खेती करेंगे। इस कारण बिजोलिया जागीर क्षेत्र में मार्च 1913 में हल नहीं चल सका। इससे राव को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, किंतु राव ने इस आंदोलन को भी दमनकारी नीति द्वारा कुचलने का प्रयास किया। उसने साधु सीताराम दास को ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया। पंडित ब्रह्मदेव तथा फतेहलाल चारण को इतना आतंकित किया कि वे बिजोलिया छोड़कर चले गए। इस प्रकार किसानों के विद्रोह को अथवा आंदोलन को दबा दिया गया। दिसंबर 1913 में राव पृथ्वी सिंह का निधन हो गया तथा उनके पुत्र केसरी सिंह के अल्पवयस्क होने के कारण जागीर का प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स अर्थात मेवाड़ के महाराणा के नियंत्रण में चला गया। राज्य सरकार की तरफ से अमर सिंह राणावत को बिजोलिया ठिकाने का प्रशासक नियुक्त किया गया। उनकी किसानों के प्रति सहानुभूति थी, किंतु ठिकाने के कामदार हीरालाल व फौजदार तेज सिंह ने किसानों की मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। किसानों ने दो प्रमुख मांगे की, भू राजस्व को 1/5 भाग करना तथा अफीम, गन्ना व कपास आदि पर लगान कम करना, किंतु ठिकाने के कर्मचारियों ने इसको अस्वीकार कर दिया। किसानों ने इन विरोधी कर्मचारियों हीरालाल व तेज सिंह को हटाने की मांग की। अंत में बेदला के ठाकुर की मध्यस्थता से 24 जून 1914, 24 जून 1914 को किसानों हेतु कुछ रियायतों की घोषणा की गई, जैसे लगान के रूप में उपज का 2/5 भाग न लेकर 1/3 भाग लिया जाएगा तथा कुछ अन्य लागतों को भी समाप्त कर दिया गया, किंतु इन रियायतों को लागू करने का ठिकाने ने कोई प्रयास नहीं किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1913-14 का बिजोलिया किसान आंदोलन असफल रहा। किसानों ने जागीर में पुनः खेती करना शुरू कर दिया। प्रथम चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन वहां के किसानों को अपने अधिकारों के लिए जागृत करने में सफल रहा। उन्होंने 1897 ईस्वी, 1903 ईस्वी, 1913 ईस्वी में अपनी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया, किंतु हर बार थोड़ी बहुत रियायतों के साथ बिजोलिया के जागीरदार अपनी पुरानी नीति पर चलते रहे। प्रथम चरण में किसानों का संगठन न होना तथा योग्य नेतृत्व के अभाव के कारण उनका आंदोलन पूर्णतः सफल नहीं हो सका। इस प्रथम चरण के अध्ययन के पश्चात हम प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों पर विचार करेंगे ताकि आपका रिवीजन हो सके। जैसे प्रथम प्रश्न है, बिजोलिया के राव कृष्ण सिंह के समय कितनी लाख बाग प्रचलित थी? द्वितीय, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रारंभ होने के समय
मेवाड़ के महाराणा कौन थे? बिजोलिया के किसानों ने सर्वप्रथम किस स्थान पर सामूहिक रूप से एकत्रित होकर ठिकाने के विरुद्ध महाराणा से शिकायत करने का निर्णय लिया? चमरी कर बिजोलिया के किस शासक ने लगाया था? बिजोलिया में तलवार बंधाई कर नई लाख के रूप में किस जागीरदार ने लगाया व इसकी राशि कितनी थी? तलवार बंधाई कर का विरोध बिजोलिया के किसानों ने किसके नेतृत्व में किया था? 1916 में बिजोलिया को कोड ऑफ वार्ड्स अर्थात मेवाड़ के महाराणा के अधीन क्यों ले लिया गया? अगले वीडियो में हम बिजोलिया किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण चरण द्वितीय चरण के बारे में अध्ययन करेंगे, जो विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में चला। धन्यवाद।